हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हम लोगों का जो हिंदी में टॉपिक चला हुआ है वो टॉपिक चला हुआ है समास। ठीक है, इससे पहले समास की मैं आप लोगों को 2 वीडियो दे चुकी। आज हम लोग समास ही पढ़ेंगे। समास में हम लोग समास के बारे में और जो हमारा पहले नंबर पर समास आता है कर्मधारय समास, वो हम पढ़ चुके। तो आज हम लोग उससे आगे लेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक चला हुआ है समास। ठीक है, आज हम लोग समास में लेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास को समझने से पहले आप लोग एक चीज समझो। उसमें जो हमारे कारक होते हैं ना, कारक चिन्ह, वे कारक चिन्ह आप लोगों को इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जहां भी आप लोगों को कारक चिन्ह मिले, यानी कि जब हम उसका विच्छेद करें या फिर हम उसका विग्रह कर कर देखें, तो वहां आप लोगों को जो कारक चिन्ह है वो मिलेंगे। जहां भी आप लोगों को कारक चिन्ह मिले वो ही हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसमें प्रथमा विभक्ति और अष्टमी विभक्ति को छोड़कर बाकी सभी विभक्ति के समास आते हैं। जैसे बोल देंगे, आप लोगों को दे देंगे क्वेश्चन कि इसमें बताओ ये कौन सा विभक्ति समास है। ठीक है, इस तरीके से तो मैं आप लोगों को विभक्ति से ही समझाऊंगी इसे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ये चीज तो मैंने आप लोगों को बताई दी कि भाई जहां भी आप लोगों को कारक चिन्ह मिले वहां हमारा तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए लिखो, वह समास वह समास जिसका उत्तर पद क्या होता है? बाद वाला पद। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर ठीक है, करने पर दोनों पदों के मध्य कारक कर्ता है ना। कर्ता होता है हमारा प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक होता है अष्टमी विभक्ति। है ना, अष्टमी विभक्ति को छोड़कर अन्य कारकों के कारक चिन्ह निकल आते हैं।
चिन्ह निकल आते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब हम एक बार विभक्ति देख लेते हैं। लिखो आप इसको इसी तरीके से बिल्कुल। अब हम लोग विभक्ति देखते हैं। कारक चिन्ह तो आप लोगों को याद ही होगा भाई, जो कारक होते हैं हमारे उसमें ही विभक्ति होती है। जैसे कर्ता कारक हुआ उसमें हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक हुआ द्वितीय विभक्ति, इस तरीके से। देखो सबसे पहले विभक्ति देखते हैं। देखो प्रथमा और अष्टमा विभक्ति को तो हम छोड़ देंगे, देखो बोला है ना इसमें। चलिए कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, तो लिखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, इसमें लिखेंगे हम कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक, और इसका जो चिन्ह होता है को। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में हमारा तीसरा कारक कौन सा होता है? करण कारक। करण कारक, तो करण कारक में चिन्ह क्या होता है इसका? से के द्वारा, जहां माध्यम होता है से के द्वारा। ठीक है, ये होगा। अब लेते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, तो चौथा कारक कौन सा है हमारा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, जिसमें क्या होता है हमारा? को के लिए, यानी कि उद्देश्य होता है इसमें। किसके लिए? को के लिए, किसको या फिर किसके लिए। ठीक, चलिए चतुर्थी के बाद आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, तो पांचवा कारक कौन सा होता है हमारा? अपदान कारक। अपदान कारक, ठीक है। इसमें होता है से अलग, अलगाव के लिए। ठीक है, ये होगा इसमें। पंचमी के बाद आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, तो हमारा जो छठा कारक है तो वो कौन सा होगा? वो होगा संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक है। तो संबंध कारक में जो इसके चिन्ह होते हैं वो क्या होता है? का, के, की। ठीक है, ये होगा। अब षष्ठी के बाद आता है सप्तमी। सप्तमी, तो सातवां कारक कौन सा होता है हमारा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे और पर। ठीक है, ये होते हैं इसके चिन्ह। तो अब जब आप लोग समास कर रहे हो और वहां पे आप लोगों को ये सब चिन्ह निकले समास विग्रह करते टाइम, तो वहां क्या होगा? वहां तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, सीधा ये न पूछकर कि तत्पुरुष समास कौन सा है, आपसे ये भी पूछ लेगा कि निम्न वाक्य में चतुर्थी विभक्ति समास कौन सा है, इस तरीके से भी पूछ लेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये विभक्ति बताई, और विभक्ति से ही अब हम पहचानना सीखेंगे कि जैसे द्वितीय विभक्ति हो तो कैसे आ जाए, तृतीय से कैसे आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सभी नोट कर लो, ये मैं रफ कर दे रही हूं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले लेंगे प्रथमा विभक्ति। ठीक है,
चलिए भाई देखते हैं सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। और सॉरी, प्रथमा को तो नहीं लेंगे क्योंकि प्रथमा और अष्टमी को छोड़कर, तो क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। इसमें होता है कौन सा, कर्म कारक। और चिन्ह आप लोगों को पता ही है, चिन्ह क्या है इसमें, को। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो हम इसमें सीधा उदाहरण ही उठा लेते हैं, उससे ही समझ आ जाएगा आप लोगों को। चलिए जैसे यहां दे दे स्वर्ग को प्राप्त, सॉरी स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, समास विग्रह होगा इसमें स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या हुआ, हमारा द्वितीय विभक्ति समास हुआ, ठीक है। एक ही हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसमें माखन चोर, माखन चोर। तो क्या करेंगे इसमें, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये होता है हमारा आशातीत। देखिए भाई, इसमें अगर समास विग्रह करते हैं हम तो बहुत से क्या करते हैं, इसमें इसे ऐसे करते हैं, आशा से, आशा से अतीत, आशा से अतीत, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। भाई जब इसमें बताया है आप लोग को द्वितीय विभक्ति है, वो कर्म कारक में है, और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, तो से कैसे ले लेंगे हम, तो फिर यहां पे क्या होगा हमारा, आशा को अतीत, आशा को अतीत, अतीत क्या होता है, लांघना, ठीक है ना, आशा को लांघने वाला, जिसकी आशा न हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं इसमें, तिल चट्टा, तिल चट्टा। तो क्या होगा इसमें, तिल को चाटने वाला, तिल को चाटने वाला, ठीक है। अब भाई आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को पहले कारक कराया था, कारक के बाद मैंने समास टॉपिक लिया। तो वो क्यों लिया मैंने, क्योंकि समास के अंतर्गत कारक की जरूरत पड़ती है। अब देखो इसमें कारक चिन्ह तो आ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद लेते हैं हम लोग तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति में कौन सा होता है, करण तत्पुरुष समास, करण कारक होता है ना इसमें, तो इसलिए यहां बनेगा करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। चलिए भाई इसके भी हम क्या करेंगे, देखो इसमें आप लोगों को पता ही है जो इसके चिन्ह है वे चिन्ह क्या होंगे, इसके करण कारक के से या फिर के द्वारा, जहां हमारा माध्यम बनता है, के लिए या फिर के द्वारा, के लिए के द्वारा, के द्वारा। और ये बस आप याद रखो जहां भी माध्यम बने, ठीक है, वहां हमारा क्या हुआ, यानी कि जो भी इसमें तृतीय विभक्ति करण तत्पुरुष समास में जो पद होते हैं उनका आपस में क्या होगा, उनका आपस में एक दूसरे का माध्यम होता है। जैसे उदाहरण देख लो आप सबसे पहले, उदाहरण में अगर लिखे सराहत, सराहत, अगर हम इसका समास विग्रह करें
समास विग्रह होगा इसका सर से आहत, सर से आहत। अब सर क्या है? सर है इसमें तीर, तो तीर के द्वारा घायल। आहत का मतलब हुआ घायल या फिर चोट पहुंचना, घायल। ठीक है। अब से है तो हम इस से को क्या कर सकते हैं? के द्वारा, तो तीर के द्वारा घायल। देखो ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। सर से आहत समास विग्रह किया ना, तो सर का मतलब होता है तीर, आहत घायल, से सर से आहत या फिर तीर के द्वारा घायल, इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां माध्यम क्या बना? माध्यम बना तीर। ठीक है, चलिए जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे इसका होगा तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तो इसमें माध्यम क्या बना? माध्यम बना इसमें तुलसी, इसलिए इसमें क्या है? करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट लेंगे पद दलित, पद दलित। तो अगर हम इसका समास विग्रह करें, समास विग्रह करेंगे हम पद से दलित, तो माध्यम क्या बना? इसमें पद बना। दलित होने का माध्यम क्या है उसका? दलित, पद। ठीक है ना, पद से दलित। अब यहां देखो, जैसे एक लिख दूं मैं रस से भरा, सॉरी रस भरा, समास विग्रह ही बोल दिया शुरू में। तो यहां रस भरा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? यहां से रस से भरा, तो माध्यम क्या बना? इसमें माध्यम बना रस। हम नो भी लिख सकते हैं रस के द्वारा भरा या फिर रस से भरा, इस तरीके से। ये होगा हमारा तृतीय विभक्ति। चलिए अब इसके बाद लेते हैं भाई, जैसे जैसे मैं कर रही हूं सेम इसी तरीके से साथ के साथ नोट करते रहा करो। चलिए तृतीय विभक्ति हो गया हमारा। तृतीय विभक्ति के बाद होगा हमारा चतुर्थी विभक्ति। यहां लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है ना। समास कौन सा होगा इसमें? समास होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए मैं देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में। भाई इसमें आप लोगों को पता है इसमें क्या होगा? जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर उद्देश्य क्या है, कोई काम हो रहा है, इस काम को करने का उद्देश्य क्या है, किसके लिए किया गया, वो किस उद्देश्य से के लिए किया गया, जहां पे भी ये होता है वहां हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। भाई देखिए अगर इसमें संप्रदान दिया हुआ है तो मैंने आप लोगों को कारक पढ़ाए हैं, तो आप उसमें ये सोच के देखो कि संप्रदान कारक में क्या क्या होता था। जो संप्रदान कारक में होता था वो ही हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास में होएगा। ठीक है, चलिए अब बस हम इसमें सबसे पहले उदाहरण ही ले रहे, इसमें भी उदाहरण। चलिए देखते हैं, जैसे यहां पे लिख दे गौशाला, गौशाला। अब जैसे ये शाला है तो शाला को बनाने का उद्देश्य क्या है, किसके लिए बनाई गई ये शाला? ये शाला गो के लिए बनाई गई, इसलिए लिखेंगे यहां पे गो के लिए शाला। गौ के लिए शाला। ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए, अब जैसे मैं यहां पे लिख दूं भोजनालय, भोजनालय, तो जो ये आलय बनाया गया, ये आलय किस लिए बनाया गया, ये घर किस लिए बनाया गया? भोजन के लिए बनाया गया। इस घर को बनाने का उद्देश्य क्या है? भोजन के लिए बनाने का उद्देश्य है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हम भोजन के लिए आलय।
भोजन के लिए आल्य। ठीक है, एक और लेते हैं। जैसे यहां लिख दे देशभक्ति, देशभक्ति। तो भक्ति को करने का क्या उद्देश्य है? भक्ति किसके लिए की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है? भक्ति की जा रही है देश के लिए, देश के उद्देश्य के लिए। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे हम देश के लिए भक्ति। ठीक है, इस तरीके से ये होगा, इस तरीके से। बस आप इसमें क्या देख लेना, इसमें उद्देश्य देख लेना कि जो भी काम हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो किस उद्देश्य से या फिर किसके लिए किया जा रहा है। जहां पे ये निकल के आ जाए किसके लिए किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है, वहां पे ही हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चल अब इसके बाद चतुर्थी के बाद लेते हैं पंचमी विभक्ति। चलिए भाई देखते हैं। पंचमी विभक्ति, जो हमारा पांचवा कारक था वो कौन सा था? हमारा पांचवा कारक अपदान कारक था ना, तो इसलिए पंचमी विभक्ति से यहां हो जाएगा अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आप लोगों को पता ही है, जो ये अपदान कारक था हमारा, उसमें क्या था? उसमें था हमारा यहाँ से के स्थान पर अलग रखा जा सकता है, यानी कि अपदान कारक में क्या था, इसमें अलगाव दिखाया जाता है ना, प्रेम, घृणा, दूर जाना, पास दिखाना, किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का किसी चीज से अलग होना, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें उदाहरण ही देखते हैं। बस उदाहरण होगा हमारा इसमें, जैसे हो जाए पदच्युत, पदच्युत। देखिए भाई, अब इसका हम अगर समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा पद से च्युत। तो च्युत का मतलब क्या होता है? हटाना, यानी कि पद से हटाया, ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कह दे धनहीन, धनहीन, इसका समास विग्रह करना। इसका समास विग्रह होगा धन से हीन, धन से हीन, यानी कि उसके पास धन नहीं है, धन ने उससे दूरी बना रखी है, इसीलिए वो गरीब है, धन से हीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहां पे लिख दे चिंता मुक्त, चिंता मुक्त। एक कर देते हैं इसमें पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम चिंता से मुक्त, यानी कि उसे कोई चिंता नहीं है, चिंता से उसके लिए दूरी है, चिंता से उसका अलगाव है, दूरी बनी हुई है, चिंता से मुक्त। अब यहां लिखे पथ भ्रष्ट, तो यहां क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। यहां भी अलगाव दिखाया जा रहा है, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट है ये, भ्रष्ट नहीं। ठीक है, यहां पे भी क्या है? यहां पे भी अलगाव ही है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोग इसमें एक चीज नोट करके लिख लो, ये इतना नोट कर लिया। चलिए इसमें एक चीज लिखते हैं नोट करके, देखो इसमें लिखेंगे अगर किसी सामासिक पद का द्वितीय पद
किसी सामासिक पद का द्वितीय पद च्युत, च्युत के बाद लिख लो हीन, हीन, विहीन, हीन, विहीन, मुक्त, भ्रष्ट, भ्रष्ट, उत्तर, आदि शब्द, आदि शब्द हो, शब्द हो तो वहाँ पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या अपदान तत्पुरुष समास, या अपदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब इसमें एक ये आया है उत्तर, इसका भी आप लोगों को मैं उदाहरण देती हूं कैसे, जैसे लोकोत्तर, लोकोत्तर। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह होगा इसका लोक से उत्तर, लोक से उत्तर। ठीक है, इस तरीके से पंचमी विभक्ति अपदान तत्पुरुष होता है, जहां उसमें अगर किसी सामासिक पद का द्वितीय पद च्युत, हीन, विहीन, मुक्त, भ्रष्ट, उत्तर आदि शब्द हो तो वहां पंचमी विभक्ति या अपदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट होगी हमारी षष्ठी विभक्ति। चलिए यहाँ लिखते हैं हम षष्ठी विभक्ति। इसमें होता है हमारा संबंध तत्पुरुष। बस संबंध तत्पुरुष तो आप लोग समझ जाओ, जो हमारा संबंध कारक होता था उसमें संबंध बताया जाता था किसी वस्तु का किसी व्यक्ति से या फिर वस्तु से, या फिर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से या फिर वस्तु से। वहाँ संबंध बताने के लिए जो इसके चिन्ह होते थे वे होते थे का, की, के। तो सेम वे ही इसमें भी होगा। चलिए इसमें बस यही होता है, इसमें दोनों पद के मध्य का, की, के निकल के आएंगे और दोनों पदों का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। चलिए इसमें भी हम उदाहरण ही ले लेते हैं। चलिए इसका उदाहरण होगा गंगा जल, गंगा जल। अगर हम इसका समास विग्रह करें, समास विग्रह होगा इसका गंगा का जल, गंगा का जल। तो जल का गंगा से क्या संबंध है? जल का संबंध गंगा से है कि वो जल गंगा का ही है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां लिख दे राम भवन, राजभवन, राजभवन। तो भवन का संबंध किससे है? राजा से। तो क्या संबंध है कि वो भवन राजा का ही है। तो यहां लिखेंगे राजा का भवन, राजा का भवन। ठीक है, जैसे यहां लिख दे देश सेवा, देश सेवा। अब आप लोगों को यहां एक अंतर भी बताना है। देश सेवा, लोकनायक, लोकनायक। लोकनायक के बाद ले लो आप चंद्रोदय। वे ही एग्जाम्पल करा रही हूं आपको जो एग्जाम में आते हैं। चंद्रोदय, ठीक है, काफी है ये। चलिए अब हम देश सेवा, अगर हम इसका विग्रह करें, इसका विग्रह करेंगे देश की सेवा।
देश की सेवा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैंने आप लोगों को एक पीछे कराया था देशभक्ति संप्रदान तत्पुरुष था, जो हमारा चतुर्थी विभक्ति थी, तो वहां मैंने आप लोगों को उसका जो समास विग्रह किया था वहां पे कराया था देश के लिए भक्ति। अब जैसे सेवा है, आप लोग कहोगे कि यहां भी तो हम यही कर सकते हैं देश के लिए सेवा, लेकिन नहीं। देखिए एक भक्ति होती है, भक्ति कैसे करते हैं हम? भक्ति करते हैं हम किसी मूर्ति को सामने रख के, किसी को मूर्त मानकर, तब हम उसकी भक्ति करते हैं। जितने भी हमारे भगवान हैं हम उनकी भक्ति कैसे करते हैं? एक मूर्ति समझकर करते हैं ना। अब हम बात करें सेवा की, देश की सेवा, तो सेवा कैसे करते हैं? तो देश के लिए हम कोई भी जो कानून बने हुए हैं कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, एक हम अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा करते हैं। तो इसलिए सेवा के लिए हमेशा की का प्रयोग होता है, देश की सेवा। ठीक है, जहां पे भक्ति आती है भक्ति के लिए प्रयोग होता है के लिए, ये चीज आप लोग समझ लेना। जहां पे आप लोगों को मिले, देखिए एक तो होता है देश सेवा, एक लिख दे देश भक्ति, तो दोनों में तत्पुरुष समास ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी वो ये न पूछकर कौन सा समास है, वो आपसे विभक्ति पूछ लेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। अगर आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे ना विभक्ति। अगर हमारा देश सेवा है उसमें होगी हमारी षष्ठी विभक्ति, अगर देश के लिए भक्ति है तो वहां होगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, इस चीज को नोट करके लिख लेना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चे फंसते ही फंसते हैं, तो इसलिए इसको नोट करके अलग से लिख लो कि अगर देश भक्ति दिया हुआ है तो के लिए कर देंगे चतुर्थी विभक्ति, अगर सेवा दी हुई है तो देश की सेवा कर देंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, चलिए अब यहां लिखे लोकनायक, लोक का नायक। लोक का नायक। अब लिखे चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्र का उदय, इस तरीके से हुआ। ठीक है, ये था हमारा षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास। अब इसके बाद लेते हैं हम लोग सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के बाद हमारा ये तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाता है। चलिए भाई, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। जो अधिकरण कारक होता है ना वो सातवां कारक होता है हमारा सप्तमी विभक्ति में, तो इसलिए यहां होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए, चिन्ह आपको पता ही है, में, पे, पर होते हैं आप लोगों के जब हम समास विग्रह करते हैं, और जहां एक पद दूसरे पद का आधार हो, एक पद दूसरे पद का आधार हो, वहां सप्तमी विभक्ति होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं इसमें भी हम लोग। उदाहरण एक कर लेंगे इसमें, वनवास, वनवास। दूसरा होगा दही बड़ा, दही बड़ा। देखिए इसमें वनवास में होगा वन वे में वास, यानी कि वन में रहते हैं या वन में वास करते हैं, रहते हैं, वन में वास, वन में वास। अगर हम बात करें दही बड़ा तो यहां लिखेंगे दही में बड़ा, दही में बड़ा। अब आप लोग इसमें एक चीज ध्यान रखो कि अगर आप लोगों को दही बड़ा दे दिया जाए और उसमें आप लोगों को कर्मधारय समास भी दे दिया जाए और तत्पुरुष समास भी दे दिया जाए, तो आप वहां कर्मधारय समास लगाओगे। अगर कर्मधारय समास नहीं दिया हुआ है फिर आप वहां तत्पुरुष समास रखोगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। वो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों, जब आप लोग कर्मधारय समास करोगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लेते हैं हम नरोत्तम। नरोत्तम, नराधम,
नराधम के बाद आता है कला प्रवीण। कला प्रवीण। अब अगर हम इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा नरों में उत्तम। नरों में उत्तम, ये होगा हमारा नराधम। नरों में अधम, ये यहां भाई नरोत्तम है। नरों में अधम। अब कला प्रवीण। कला प्रवीण होगा कला में प्रवीण। कला में प्रवीण। ठीक है, तो आज हमारा जो ये टॉपिक था समास चला हुआ है, समास में हम लोगों का तत्पुरुष समास आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग लेंगे कर्मधारय समास। तो भाई जो भी मैं आप लोगों को कराती हूँ वो आप लोग साथ के साथ नोट करते रहा करो। नोट करने से या फिर नोट्स बनाने से ये होगा आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।